नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधीर कुमार जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है एक मौका। दाम्पत्य जीवन में रिश्तों की बराबरी, समझदारी और परस्पर सम्मान ही सुखद जिंदगी का परिचायक है। अगर इसमें शिथिलता आ जाती है तो दाम्पत्य जीवन में ठंडापन आ जाता है। इसका सही निराकरण क्या हो सकता है? हमारी आज की कहानी एक मौका इसी विषय को लेकर है। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर 11 बज रहे थे और सुरेश अभी भी गहरी नींद में सोया था। आजकल उसकी शाम की शिफ्ट चल रही थी, इसीलिए सुबह जल्दी उठने की परवाह नहीं होती थी। वैसे भी बीबी सुजाता 2 दिन पहले ही मायके गई थी। अभी कम से कम 15 से 20 दिन तक तो वह बीबी की चिक चिक से भी आजाद था। सुजाता घर में होती तो उसे जल्दी उठकर काम पर जाने की जिद करती, मगर सुरेश कभी उसकी सुनता नहीं। सुरेश हमेशा से अपनी मर्जी का मालिक रहा है। उसकी माँ ने भी बचपन से ही उसे यही सिखाया था। कितनी बार वह सुजाता को माँ की बात कह चुका था कि मर्द घर का मालिक होता है और औरत उसकी गुलाम। घर कैसे चलाना है इसका फैसला मर्द ही करता है। औरत कभी भी मर्द को आज्ञा नहीं दे सकती, उसे अपने पति की आज्ञा ही माननी चाहिए। ऐसी बातें सुन सुनकर सुजाता पहले तो उससे लड़ पड़ती, लेकिन अब वह चुप ही रह जाती और वह हंसता हुआ अपने मन की करता रहता। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सुरेश को उठना ही पड़ा। दरवाजा खोला तो सामने कोरियर वाला खड़ा था। सर, आपका कोरियर। उसके हाथ में एक लिफाफा था। सुरेश ने लिफाफा लेकर खोला तो चौंक गया। ये तो वकील का नोटिस था जिसे सुजाता द्वारा भिजवाया गया था। हड़बड़ाते हुए सुरेश ने नोटिस पढ़ना शुरू किया। यह तलाक का नोटिस था, जिसमें लिखा था कि श्रीमान सुरेश कपूर, ये नोटिस आपके नाम हमारी मुवक्किल सुजाता कपूर द्वारा भेजा गया है। हमारी मुवक्किल सुजाता आपको कुछ बातों पर गौर करवाना चाहती है। उन्होंने क्रम से कुछ घटनाओं का विवरण लिखा है। आपकी ज्यादतियों ने उनके अधिकार छीने और वे घरेलू हिंसा का शिकार हुई। इन तमाम घटनाओं के मद्देनजर वे आपसे आजिज आ चुकी हैं और छुटकारा पाना चाहती है। नोटिस में विस्तार से कुछ घटनाओं का उल्लेख भी था। ये घटनाएं सुरेश के पुरुषवादी रवैये की पोल खोल रही थी। सुजाता ने लिखा था, मिस्टर सुरेश कपूर, यानी मेरे माननीय पति महोदय, आपको हमारी शादी के करीब 1 सप्ताह बाद की वह रात तो याद ही होगी। लॉकडाउन से 1 महीने पहले वैलेंटाइन डे के दिन जब हम हनीमून पर मनाली गए थे, उस दिन मैंने अपनी बहन द्वारा दिए गए तोहफे को खोला था। बहन ने चुपके से मेरे बैग में एक ड्रेस रख दी थी और मैं उसे पहनकर तैयार हो गई। ड्रेस कहीं से भी बेकार नहीं लग रही थी। स्लीवलेस जरूर थी, मगर भद्दी नहीं थी। उस ड्रेस को पहनकर मैं बड़ी खुशी से अपने कमरे से बाहर निकली। आपने मुझे देखकर बुरा सा मुंह बनाया था। अपने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार फिर नीचे फेंका और चिल्लाते हुए मुझे ये कहते हुए वापस बाथरूम में धकेल दिया कि ऐसी ड्रेस पहनकर मेरे साथ चलने की बात सोचना भी मत। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया आपने। क्या मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक नहीं है? क्या अपने हनीमून पर अपने पति के साथ भी मैं वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकती? नोटिस में एक और घटना का विवरण था। सुजाता ने हिंसा का आरोप लगाते हुए लिखा था, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे उठने में देर हो गई। आप तो मेरे उठने पर ही उठते हो। इस वजह से आपको ऑफिस जाने में देर हो गई। मैंने तबीयत खराब होते हुए भी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, मगर आप झल्लाते हुए ऑफिस चले गए। शाम तक मुझे 1-2 डिग्री बुखार हो चुका था। मैंने फोन करने की सोची थी, फिर ये सोचकर रुक गई कि कहीं आपका मूड खराब ना हो जाए। मैं दवा खाकर पूरे दिन सोती रही। शाम को दरवाजे की घंटी लगातार तेज आवाज में बजती रही। तब मैं हड़बड़ाकर उठी, लेकिन मुझे चक्कर आने लगे। किसी तरह लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला। आपने अंदर आते हुए एक पल भी मेरी तरफ देखा नहीं और मुझे हल्का सा परे करते हुए चिल्लाते हुए घर में घुस गए। अपना बैग बिस्तर पर पटक कर आपने चिल्लाते हुए कहा, दरवाजे खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? पता नहीं क्यों इतनी देर लगाती हो। पूरा दिन बिस्तर तोड़ती रहती हो। मैं थक हार कर ऑफिस से लौटता हूँ और एक तुम हो कि दरवाजा खोलने में भी इतनी देर लगाती हो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? पानी लाओ। आपकी बात सुनकर मुझे खुद पर ऐसा तरस आया, वो मैं ही जानती हूँ। तुमने एक नजर भी मेरे मलिन थके हुए चेहरे पर नहीं डाली। मेरी तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं दी।
तुमने यह सोचने की भी कोशिश नहीं की कि मैं आज इतनी सुस्त क्यों दिखाई दे रही हूँ। तुम्हारे लिए मैंने चाय तो बनाई, मगर खाना बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें कुछ कहने का भी मुझे दिल नहीं कर रहा था। मैं जाकर बिस्तर पर पड़ गई और तुमने रात में खाना न मिलने पर फिर से हंगामा कर दिया। मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए तुम मुझे थप्पड़ी लगाने वाले थे, मगर मेरा तपता हाथ महसूस करके रुक गए। ये कैसा रिश्ता है हमारा, जहाँ पति को अपनी पत्नी की तकलीफ दिखती नहीं। ये बात अलग है कि अगले दिन से ही लॉकडाउन हो गया और तुम मुझे चाय के साथ ब्रेड खिलाने के लिए घर में मौजूद थे। मगर आज सोचती हूँ, उस समय मुझे वायरल बुखार के बजाय कोरोना हुआ होता तो तुम मेरी क्या हालत करते। ऐसी एक और घटना मुझे याद आ रही है, सुनो। एक दिन मैंने तुमसे बिना पूछे घर में पर्दे बदल दिए थे, जिन्हें कुछ दिन पहले ही खरीदा गया था। तुमने उस पर सरसरी सी नजर डाली और कोने में पटक दिए। फिर मुझ पर चिल्लाते हुए कहा था, इतने चटकीले रंग के पर्दे मेरे घर में नहीं लगेंगे। उस दिन मैं पूछना चाहती थी कि क्या यह घर केवल तुम्हारा है? मैं क्या यहाँ मेहमान हूँ? क्या यह घर मेरा नहीं? मगर हमेशा की तरह मुझे तुमसे कुछ भी पूछने या बताने की इच्छा ही नहीं हुई। मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गई। मेरी आंखें छलछला आई थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं। वैसे देखा जाए तो मुझे लेने के लिए तुम पूरी बारात लेकर आए थे। बड़े मान सम्मान के साथ मैंने तुम्हारे घर में प्रवेश किया था, तो यह घर तो मेरा भी हुआ ना। सोचते सोचते मैं रो ही पड़ी थी। उसी दिन शाम को 7 बजे जब मेरी सहेली का फोन आया तो मेरी उदासी कुछ कम हुई। मैं फोन पर उससे बातें करने लगी और बातों ही बातों में मेरी सहेली ने बताया कि उसका पति किस तरह से उसका ख्याल रखता है। तो मैंने बातों ही बातों में उसके पति की भी तारीफ कर दी। फोन रखकर मैं मुड़ी तो तुमने मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया था। आखिर क्यों? मैंने जब आश्चर्य से तुम्हारी तरफ देखा तो तुम चीख पड़े थे। तुम्हें दूसरों के पतियों की तारीफ करते शर्म नहीं आती? मैं हैरान रह गई। तुम्हारे अंदर जलन की ऐसी आग? तुमने आगे पीछे सोचा बगैर मुझ पर हाथ उठा दिया। अरे मैं तो फोन पर बात कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तारीफ करती रहूंगी, जबकि तुम्हारी तारीफ करने के लिए मेरे पास है क्या? तुम तो मेरी खुशी की भी कदर नहीं करते। मैं थोड़ी देर खुश हो जाऊं तो तुम जलने लगते हो। मेरी सहेली का पति हमेशा उसकी खुशी को तवज्जो देता है। ऐसे में मैंने अगर उसकी तारीफ कर भी दी तो क्या गलत कर दिया था? एक और दिन की बात है, तुमने अपनी माँ के सलाह पर मेरी बाह मरोड़ कर रख दी थी। कई दिनों तक मैं उस दर्द से परेशान रही। वजह सिर्फ इतनी थी कि मैं तुम्हारी शर्ट की बटन टाँकना भूल गई थी, जबकि उस दिन तुम्हारी ऑनलाइन मीटिंग थी। कोई दूसरी शर्ट भी तुम पहन सकते थे, पर इतनी सी बात पर तुमने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया। लॉकडाउन में तुम भी तो पूरे दिन घर में बैठे रहते थे। ऑफिस का काम तो मुश्किल से 3-4 घंटे करते थे। बाकी समय कभी दोस्त, कभी टीवी, क्या कभी बीवी का हाथ बटाना जरूरी नहीं था? सच तो यह है कि तुम्हारे लिए दूसरी सभी चीजें महत्वपूर्ण है सिवाय हमारे रिश्ते के। तो फिर इस रिश्ते को ढोते रहने की मजबूरी कैसी? खत्म करते हैं ना इस रिश्ते को। और हाँ, एक और घटना मुझे याद आ रही है, मैं सुनाती हूँ। उस दिन आपने मेरी औकात समझाई थी मुझे। मुझे बताया था कि मुझे औरत होने का धर्म निभाना चाहिए। आपको एक बेटा देना है मुझे, बेटी नहीं। बेटी की तो आपके जीवन में कोई अहमियत ही नहीं है। बेटा पैदा करना बस मेरे ही हाथ में तो है नहीं। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि क्या वाकई आप पढ़े लिखे भी हो। आपसे बेहतर तो अनपढ़ लोग होते हैं जो अपनी बेटियों को कंधों पर बिठाए दुनिया जहान घुमाते हैं। पर आपके लिए तो बेटी के बारे में सोचना भी पाप है। आपको तो सिर्फ बेटा चाहिए। जाने कैसा रूढ़िवादी मानसिकता में जकड़े हुए हो आप लोग। जब साथ चलती हूँ तो एक अजीब सी जकड़न का एहसास होता है। अब आज़ादी चाहती हूँ मैं आपसे, आपकी धौंस भरी बातों से, आपके पुरुष अहंकार से। आपको उस दिन की बात याद है? शाम को सब्जी काटते हुए मेरी उंगली कट गई थी। मेरी दाहिनी उंगली में मैंने पट्टी बांध रखी थी, मगर आपको कोई परवाह नहीं थी। आपने पूछा तक नहीं कि मेरी उंगली में क्या हुआ है, मैं खाना कैसे पका रही हूँ। हमेशा से ही मैं आपको आपकी पसंद की चीजें बना बना कर खिलाती रही हूँ। फिर क्या आप एक दिन मेरे लिए कुछ नहीं बना सकते थे? मैंने ही बेशर्मी से आपको कहा था कि हेल्प कर दो प्लीज, तो आपने कैसा धौंस भरा जवाब दिया था। खाना बनाना औरतों का काम है, बता दो तुमसे नहीं होता तो किसी और को रख लेता हूँ। आपका जवाब सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। आगे कुछ कहने को बचा ही नहीं था।
मैंने सोचा था कि लॉकडाउन के इस समय में आपके साथ ज़्यादा वक्त बिता पाऊंगी, ज़्यादा बेहतर ढंग से हमारे रिश्ते को सुधार सकूंगी, आपको और ज़्यादा करीब ला पाऊंगी। मगर अफ़सोस, करीब आने के बजाय अब तो मैं आपसे दूर ही जाना चाहती हूँ। लॉकडाउन के इन दिनों में बेहतर ढंग से मैंने आपको समझ लिया है। मैं ऐसे शख्स के साथ कतई नहीं रह सकती, जिसके लिए रिश्तों का कोई अर्थ ही नहीं, जो अपने जीवन साथी की तकलीफ न समझ सके, उसे बराबरी का दर्जा न दे सके, उसकी खुशियों को तरजीह न दे सके, उस पर विश्वास भी न कर सके और ना ही उसे अपनी जिंदगी में कोई अहमियत ही दे सके। पढ़ते पढ़ते सुरेश बिस्तर पर लुढ़क गया। कागज उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। उसे आज रोशनी भी चुभती सी लग रही थी। उसने जल्दी से अपने चेहरे को तकिए से ढक लिया। आज पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया था और अपनी सूरत देखकर उसे शर्म आ रही थी। उसे सुजाता के साथ बिताए एक एक पल याद आने लगा, जब सुजाता को जी भरकर प्यार किया था उसने। वे पल जब सुजाता के साथ ने उसके जीवन को आनंद से भर दिया था। उसे याद आ रहा था कि कैसे सुबह से शाम तक सुजाता उसके आगे पीछे घुमा करती और घर के कामों में उसके पसंद के काम किया करती। सुजाता को तो हमेशा मुस्कुराने की आदत थी, तो क्या वाकई वह इतना स्वार्थी और घमंडी था, इतना अहंकारी था, जिसने सुजाता की हंसी छीन ली? सुरेश बार बार उस कागज में लिखी बातों को पढ़ता रहा। उसमें लिखी हर घटना उसकी आंखों में आज सजीव हो उठी। सच, सुजाता ने जो भी लिखा था वह सही था, मगर जब घटनाएं घटित हो रही थी, उस वक्त तो सुरेश ने उन्हें कभी सुजाता की नजरों से नहीं सोचा था। सुजाता, जो उसकी जीवन साथी है, कितनी दुखी थी और सुरेश को इस बात का एहसास भी नहीं था। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि सुजाता इस तरह सब कुछ छोड़कर भी जा सकती है। उसे तो सुजाता की आदत हो गई थी। उसने सुजाता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। उसके बिना घर में कितना अकेला हुआ हो जाएगा, एक छोड़ा हुआ पति कहलाएगा, दोस्त पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसी कितनी ही बातें सुरेश के जहन में घूमने लगी। सुजाता के यूं मुंह मोड़ने से उसकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। पहले तलाक की भागदौड़ और परेशानियां, और फिर सुजाता की संपत्ति में भी तो हिस्सा मांगेगी। उसे गुजारा भत्ता भी तो देना पड़ेगा। तलाक के बाद दूसरी शादी की टेंशन भी रहेगी। सुरेश को अपना एक दोस्त विजय याद आया। तलाक के बाद बहुत मुश्किलों से उसे कोई अपनी लड़की देने को तैयार हो पाया था। सुरेश सोफे के एक कोने में बैठ गया। एक सीधी सादी शादीशुदा और पढ़ी लिखी पत्नी को गंवाने के बाद कहीं वह भी ऐसी परेशानियों से न घिर जाए। सुजाता में कोई कमी नहीं थी, वो तो सचमुच उसका खोखला घमंड ही था, पुरुषवादी रवैया, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर थी। सुरेश रात भर करवटें बदलता रहा, लगातार सोचता रहा कि सुजाता को तलाक न लेने के लिए कैसे राजी किया जाए। अगले दिन सुबह उठते ही उसने सुजाता को फोन लगाया और एक आखिरी बार मिलने की इच्छा जाहिर की। किसी तरह सुजाता तैयार हो पाई। सुजाता का मायका आगरा में था। सुरेश ने सुबह की बस पकड़ी और इलाहाबाद से आगरा के लिए रवाना हो गया। सुजाता ने उसे मॉल में मिलने के लिए बुलाया था। सुरेश ने सुजाता का हाथ अपने हाथ में लेना चाहा तो सुजाता ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सुरेश ने उसकी तरफ याचना भरी दृष्टि से देखकर कहा, सुजाता, बस एक मौका मुझे दे दो, तुम्हारी हर शिकायत मैं दूर कर दूंगा। तुम्हें खोने के डर के एहसास ने मुझे मेरी औकात समझा दी है। सुजाता, मुझे बस एक मौका दे दो अपने पति को, फिर जो चाहे आगे तुम्हारा निर्णय मुझे मान्य होगा। विश्वास रखो, मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा। बस मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तुम्हारे जाने के डर से मैं तुम्हारी अहमियत को समझ पाया हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता सुजाता। सुजाता सुरेश की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। उसने तो एक बार भी यह बात नहीं सोची थी कि सुरेश इस तरह से अपना सारा अहंकार छोड़कर उससे माफी मांगेगा। एक मौका तो हर अपराधी को दिया जाता है, आपको भी दे दूंगी, पर ध्यान रखना, मौका बार बार नहीं मिलने वाला। मुस्कुराते हुए सुजाता ने सुरेश का हाथ अपने हाथ में ले लिया। सुरेश की आंखें अपराध बोध से छलछल आई। उसने आगे बढ़कर सुजाता को गले लगा लिया और सुजाता उसकी पीठ पर प्यार भरी थपकी देने लगी। मित्रों, सुरेश को तो सबक मिल चुका कि
सुजाता उन लड़कियों में से नहीं है जो सिर पर पल्लू ढांककर प्रवचनकर्ताओं की उल्टी सीधी बातें मानकर अपने पति की दासी बनकर रह जाए। वह कोई ताड़न की अधिकारी नहीं है, बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी में साथ चलना चाहती है, जीवन पथ पर साथ चलना चाहती है। दाम्पत्य जीवन में परस्पर सम्मान और समझदारी बहुत अहमियत रखते हैं। उसी के दम पर दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहता है। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।